बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूले पे शुरुआत कर दिए थे। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी, 4 पॉइंट्स स्पेस में है और ये बताया है कि जो पॉइंट ई है वो एक और पॉइंट है जो ए सी का मिड पॉइंट होगा और जो पॉइंट एफ है वो बी डी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी स्पेस में, 3 डायमेंशन में, और पॉइंट ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और पॉइंट एफ है मिड पॉइंट किसका, बी डी का। हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट है ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई एफ वेक्टर। ठीक है ना, तो इसको वेक्टोरियल तरीके से हमें प्रूफ करना है कि ये एलएचएस जो है 4 टाइम्स ई एफ वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें कही थी कि जैसे अगर हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है और पॉइंट्स में म्यूचुअली कोई खास बात नहीं है, जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल बोलेगा, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस, तो हम कहीं पर भी कोई भी 4 पॉइंट लेकर बना सकते हैं क्योंकि उसमें कोई खास बात तो जरूरी है नहीं क्वाड्रिलेटरल में कि साइड्स इक्वल हों, साइड्स पैरेलल हों। क्वाड्रिलेटरल में तो कोई खास बात नहीं होती है, तो हमें जनरल 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे। अगर पैरेललोग्राम बोलेगा तो वहां पर कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है। वो क्वाड्रिलेटरल तो बने ही, पर क्वाड्रिलेटरल में कुछ खास बात भी होनी चाहिए। वो क्या कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगी तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, फिर उसको भी सिंपल हम क्या बोल पाएंगे, क्वाड्रिलेटरल ही बोल पाएंगे ना। तो यही सारी बातें हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हैं, बस बोला है कि 4 पॉइंट्स हैं और कोई खास बात नहीं बता रहा है कि ए बी सी डी बस 4 पॉइंट्स हैं स्पेस में, तो बताओ कोई खास बात है नहीं, तो 4 पॉइंट से शुरुआत हमें करनी ही होगी और हमें जनरल चारों पॉइंट को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कुछ मानेंगे, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का और पॉइंट डी का। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी स्पेशलिटी नहीं है इन 4 पॉइंट्स के बीच में, कुछ ऐसा कहा नहीं है कि वो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स मिलकर कुछ एक स्पेशल फिगर फॉर्म कर रहे हो जिसमें कोई खास बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस यही है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्पेस में, तो ये 4 पॉइंट्स तो हमें दिए होने चाहिए ना, तो दिए नहीं है तो हम क्या करना होगा, हमें एक ये इनके पोजीशन वेक्टर्स को मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। ई और एफ तुम नहीं मान सकते हो ना, ई और एफ तुम नहीं मान सकते क्योंकि ई ऑलरेडी कह रहा है मिड पॉइंट है ए सी का, तो जब हम ए और सी को मान लेंगे तो उससे हमें ई का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। सिमिलरली हम एफ भी नहीं मान सकते कुछ, है ना, क्योंकि एफ भी किस पे डिपेंड करेगा, बी पे और डी पे, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। ठीक है ना, तो ई और एफ तुम नहीं मान सकते, तुम्हारे पास फ्रीडम है किसके लिए, ए बी सी और डी को चारों को मानने की फ्रीडम है। वो भी चारों को मानने की फ्रीडम क्यों है, क्योंकि कोई भी स्पेशल बात और नहीं है चारों पॉइंट्स के बीच में, इसलिए हमें चारों पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं ये चारों पॉइंट ए बी सी डी हैं जो, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी है। ठीक है, मान लिया पॉइंट ए का जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो स्मॉल ए है, पॉइंट बी का स्मॉल बी पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट सी का स्मॉल सी है और पॉइंट डी का स्मॉल डी है। अच्छा, एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जब हम पॉइंट्स को एज्यूम कर रहे होते हैं पोजीशन वेक्टर लेकर, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि जैसे हमने ये 4 पॉइंट माना, इस 4 पॉइंट में एक पॉइंट अच्छा सा ले लो। ठीक है ना, मतलब अभी तो क्या है, ए बी सी डी चारों ही एकदम जनरल पॉइंट ही एकदम जनरल है, बट उन 4 जनरल में से एक पॉइंट अच्छी जगह पे रख लो, मान लो ओरिजिन पे रख लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब हम और क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो तुम्हें इसका फायदा भी समझ में आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और चीजें कंक्लूड करनी इजी होंगी, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा चीजें कंक्लूड करना। और इवन जेई ने जब इन सब टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में जेई ने भी ऑलरेडी एक पॉइंट कहां पर रख के दिया है। जेई ने जब भी पूछा है तो पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया है ना, और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब देकर पूछा है तो उसने एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे, एक पॉइंट को ओरिजिन पे रखा है, इसीलिए रखा ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है ना, तो अभी हम क्या जनरल पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग ये भी करेंगे कि एक पॉइंट को हम कहाँ रख लेंगे, ओरिजिन पे। हम एक पॉइंट की तो जगह फिक्स कर रहे हैं ना, स्पेशल बात तो कुछ हमने अप्लाई की नहीं,
हम जो ए को स्मॉल ए वेक्टर कह रहे थे, मान लो हम इसको सपोज ओरिजिन कह देंगे, मान लेंगे कि ए हमने कहाँ पे ले लिया, ओरिजिन पे ले लिया, और बी सी डी को हम चेंज करते जाएंगे, बी सी डी कहीं पर भी ले लें। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि 4 पॉइंट्स मिलकर कुछ स्पेशल फिगर फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इन जनरल हम इन चारों को अलग अलग ऐसे लिख रहे हैं कि ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये भी जनरल और ये भी जनरल, ठीक है। इसको भी हमने एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, एक वेक्टर स्मॉल ए ले लिया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें पॉइंट्स मानने की बात आएगी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट को कहां पे ले लें, ओरिजिन पे ले लें, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। अब देखो, खैर अभी हम इस पे ही काम कर रहे हैं। तो एबीसीडी तो हमें मानना ही था क्योंकि 4 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो 4 पॉइंट्स बिना हमारे सामने हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो मान लिया चारों। अब ई का पोजीशन वेक्टर, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लो ई का पोजीशन वेक्टर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किससे कैलकुलेट करोगे, सेक्शन फॉर्मूले से ही तो करोगे। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, एसी का मिड पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई 2, तो ए प्लस सी बाई 2 बनेगा। बोलो सही है ना, ये हो गया ई का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली एफ मिड पॉइंट है किसका, बीडी का, तो एफ का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बाई 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी बी प्लस डी बाई 2। बोलो सही है। अब हमें ये ऑल द 6 पॉइंट्स मिल गए, एबीसीडी तो मान लिया था, ई एफ इन दोनों से निकाल लिया। अब करना क्या है, अब इस पे आते हैं, एलएचएस को इवैल्यूएट कर लेते हैं और आरएचएस को कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस को इवैल्यूएट करते हैं अगर एलएचएस को, तो एलएचएस क्या है, ए बी वेक्टर, पहले ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये बी माइनस ए ये बनेगा। बोलो ए बी वेक्टर यही होगा ना, प्लस सी बी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो बी में से सी का माइनस कर दोगे तो बी माइनस सी, फिर प्लस सी डी वेक्टर यानी डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, डी माइनस सी। बोलो यार सही है। और फिर एडी वेक्टर, एडी वेक्टर का मतलब डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ये डी का ये ए का, तो प्लस कितना, डी माइनस ए। सही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये एलएचएस हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया जाए कितना हो गया, देखो तो बी कितनी बार आ गया, 2 बार, बी प्लस बी 2 बार, और डी कितनी बार आ गया, डी भी 2 बार आ गया, प्लस में ए कितनी बार आ गया, माइनस ए माइनस 2 ए, सी कितनी बार आ गया, माइनस सी यानी माइनस 2 सी। तो सारी चीजें कितनी बार आ गई, 2 बार, तो 2 टाइम्स बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए। बोलो सही है, ये ए है ना, बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, सही है। यहां तक 2 टाइम्स बी, 2 कॉमन कर लिया, सब चीज 2 बार थी तो 2 कॉमन कर लिया, बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए। बोलिए ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, एलएचएस की हो गई, ठीक है ना, दिस इज एलएचएस वेक्टर ये होगा। अब थोड़ा सा आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तुम चाहो तो इसको फर्दर कन्वर्ट करके ले जाओ आरएचएस में, है ना, बट थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आरएचएस को ही कर लिया जाए ताकि तुम्हारे सामने दोनों प्रोसेस रहे, है ना। तुम चाहोगे अगर तो तुम्हें इस चीज को ई और एफ के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो और ये क्योंकि ई एफ वेक्टर बनाना है ना हमें, तो ई एफ वेक्टर कैसे बनेगा, जब पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आएगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ का मतलब तुम्हें बी प्लस डी बाई 2 चाहिए होगा और ए प्लस सी बाई 2 चाहिए होगा, तो इन दोनों को कंबाइन कर लोगे और इन दोनों को कंबाइन कर लोगे। बोलो कर लेंगे या नहीं। चलो अगर इसी को करके हम तुम्हें दिखा दें, तुम्हें मन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम b प्लस डी बाई 2 बनाना चाह रहे हैं, तो एक काम करो, पूरे अंदर 2 से डिवाइड कर दो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स होगा, अंदर डिवाइड करेंगे, तो अंदर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, b प्लस डी बाई 2, है ना। b प्लस डी बाई 2 क्या होगा, यही होगा, यानी f का पोजीशन वेक्टर आएगा, ये वाला टर्म क्या बनेगा, f का पोजीशन वेक्टर बनेगा b प्लस डी बाई 2। और f का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर करते हो, ओरिजिन से, तो f का पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर के टर्म्स में वो कौन सा वेक्टर होगा, OF वेक्टर होगा। तो b प्लस डी बाई 2 यानी f का पोजीशन वेक्टर, उसको क्या लिखोगे, OF वेक्टर लिखोगे या नहीं लिखोगे, ओरिजिन से f की तरफ जो वेक्टर होगा।
उसी तरह इन दोनों में माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा c प्लस ए, बट बाहर मल्टीप्लाई किए थे तो अंदर ये भी तो डिवाइड होगा ना, तो माइनस कॉमन c प्लस ए बाई टू, तो माइनस तो कॉमन कर लिया है, c प्लस ए बाई टू का मतलब e का पोजिशन वेक्टर, e का पोजिशन वेक्टर, और e का पोजिशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से e की तरफ जो वेक्टर होगा वो, तो कौन सा वेक्टर होगा, OE वेक्टर होगा ना, OE वेक्टर। देखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ e, पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ e, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, EF वेक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में किसी भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो बाद वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का, EF वेक्टर को क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ e, वही चीज है। तो दिस इज व्हाट 4 टाइम्स कितना EF वेक्टर होगा ये। बोलो सही है ना, कोई तकलीफ है, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। यहां तक आए थे, 2 कॉमन किए थे, बट हमें क्या करना था, बाहर दिख भी रहा है, RHS से हिंट ले ली, 4 चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई बाहर और अंदर 2 से डिवाइड, अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला बनेगा b प्लस डी बाई टू, b प्लस डी बाई टू का मतलब f का पोजिशन वेक्टर यानी OF वेक्टर, माइनस कॉमन इसमें करके ये बनेगा c प्लस ए बाई टू, यानी ये मतलब e का पोजिशन वेक्टर यानी OE वेक्टर, ठीक है ना, ओरिजिन से f की तरफ वेक्टर, ओरिजिन से e की तरफ वेक्टर, और OF वेक्टर माइनस OE वेक्टर क्या होगा, EF वेक्टर होगा, क्योंकि EF वेक्टर में ही होगा f का पोजीशन वेक्टर माइनस e का पोजीशन वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट EF वेक्टर, सो इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स EF वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज 4 टाइम्स EF वेक्टर, यही हमें प्रूफ करना था। बोलो सही है, बात समझ में आई। और अगर तुम्हारा नहीं, मान लो थोड़ी सी ये चीज तुम्हें एडजस्ट, इसीलिए हम पहले बता रहे थे, अगर मान लो ये चीज जनरेट करने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ तक तो हम आए ही थे, इस जगह तक जो जितना हमने इस रेक्टेंगल में रखा है, तो यहाँ तक तो आए ही थे, इसको रखे रहो। अब RHS को सॉल्व कर लो, 4 टाइम्स EF वेक्टर अलग से कैलकुलेट कर लो, तो 4 टाइम्स EF वेक्टर जब अलग से कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, 4 टाइम्स पोजिशन वेक्टर ऑफ f, पोजिशन वेक्टर ऑफ f ये रहा b प्लस डी बाई टू, तो कितना b प्लस डी बाई टू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ E यानी a प्लस सी बाई टू, तो a प्लस सी बाई टू, सही है। इस 4 को ये नीचे एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 एलसीएम लेके बाहर कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 4 बाई 2 का मतलब 2, अंदर क्या बचेगा b प्लस डी माइनस a माइनस सी, बोलो सही है। तो वही चीज मिल रही है जो हमें यहाँ पे मिली थी, तो ये और ये दोनों क्या सेम है, इसका मतलब ये साइड बराबर किसके, 4 टाइम्स EF वेक्टर के है, सही है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि I कैप, J कैप और K कैप ये वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के इन ऑर्डर, मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी 3 वर्टेक्स को हमने I J K मान लिया, एक ऑर्डर में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हमें 4th वर्टेक्स बताना है, ठीक है, 4th वर्टेक्स बताना है। तो यहां पर अब देखो मनमानी नहीं चलेगी, क्वाड्रिलेटरल होता तो ये क्वेश्चन बनता भी नहीं। अगर बोलता कि I कैप, J कैप, K कैप 3 वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा बताओ। चौथा कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कोई खास बात होना जरूरी तो है नहीं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल पे ये क्वेश्चन नहीं होता, पैरेललोग्राम पे है, क्योंकि 3 वर्टेक्स अगर हमें दे दिया लगातार, जैसे मान लो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए कि 3 वर्टिसेस हमको दिया, ये पैरेललोग्राम हो गया, मान लो ABCD, तो मान लो सपोज हमें ये दिया है, A B और D दिया है, मान लो D है ना, मान लो ये दिस इज I कैप, दिस इज J कैप और दिस इज K कैप, ऑर्डर में बोला है ना, I J K ऑर्डर में है, तो कोई भी ऑर्डर ले लो, कहीं से भी शुरुआत करो, बस ऑर्डर रखना, या तो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने D से शुरुआत की, तो D से शुरुआत की तो ये I कैप हो गया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो I J K, ठीक है ना, I J K, क्योंकि अगर एक सेंस पे नहीं चलोगे ना तो चौथे वर्टेक्स का आंसर अलग अलग आने लग जाएगा, इसलिए सभी का आंसर सेम आए, इसलिए इन ऑर्डर वर्ड लिखा हुआ है। तो I J K किस में है, एक ऑर्डर में, तो यहां से हमने शुरुआत की, I J K ले लिया। अब देखो 3 वर्टेक्स से क्या बनेगा, 3 वर्टेक्स से तो ट्रायंगल बनता है ना, बट पैरेललोग्राम बनाना है हमें, तो चौथा वर्टेक्स इस तरीके से होना चाहिए कि जब चौथे वर्टेक्स को D से मिलाएं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो,
और जब चौथे वर्टेक्स को बी से मिलाएं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो, तब जाके पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसके लिए तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी कि इसको कहीं पर भी रख दें, क्योंकि कहीं पे भी रख दोगे तो पैरेलल हो भी सकता है, मतलब पैरेललोग्राम बन भी सकता है और पैरेललोग्राम नहीं भी बन सकता है। समझ रहे हो बात? अगर हम इसी लाइन पर सी को थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो ये वाली साइड्स तो पैरेलल हो जाएंगी, पर ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं हो पाएगी। पर हमें दोनों ऑपोजिट साइड का पेयर क्या करना है? पैरेलल करना है, इसलिए मनमानी नहीं चलेगी। तो सी की एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, इसलिए जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होगा हम चारों वर्टेक्स नहीं मान सकते, हमें 3 वर्टेक्स मानने का राइट है। चौथा वर्टेक्स पैरेललोग्राम के हिसाब से निकलेगा। समझ रहे हो बात? कि फोर्थ वर्टेक्स का हमारे पास राइट नहीं है, हमारे पास राइट सिर्फ 3 वर्टेक्स को मानने का है। कि कोई पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें मान के काम आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ 3 पोजीशन वेक्टर्स को हम मान सकते हैं। चौथा इस तरीके से उन्हीं 3 से हमें मिलेगा, चाहे उसमें से जितने भी यूज हो, उन्हीं 3 की हेल्प से ही चौथा मिलेगा, और सच दैट कि फाइनली हर 2 पेयर, हर ऑपोजिट पेयर आपस में क्या हो? साइड्स का पैरेलल हो। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर एक तो तरीका ये है कि जैसे कर क्या सकते हैं, मान लो सी का पोजीशन वेक्टर हमने आर मान लिया, कई तरीके से कर सकते हैं। देखो सी का पोजीशन वेक्टर मान लो हमने आर माना, तो ये पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं ना, ये सब पोजीशन वेक्टर दिया था, वर्टिसेस दिए हुए थे, तो पोजीशन वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो सी की लोकेशन इस तरीके से होगी ताकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल हो या नहीं हो? पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे बताओ? ऑपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल भी तो होती है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। समझ रहे हो बात? तो ये वेक्टर क्या लिखोगे? ये वाला वेक्टर बीसी वेक्टर, यही होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो बीसी वेक्टर विल बी कितना? एडी वेक्टर। बोलो सही है? बीसी वेक्टर विल बी कितना? एडी वेक्टर। अब बीसी वेक्टर का मतलब कितना? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, यानी आर वेक्टर माइनस के कैप, तो आर वेक्टर माइनस के कैप इज इक्वल टू एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर कितना? डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी आई कैप माइनस जे कैप। बोलो सही है? अब हमें आर चाहिए था, आर को पालो, कैसे पाओगे? माइनस के को इधर कर दो, तो आर वेक्टर विल बी कितना? आई कैप माइनस जे कैप पहले से था, माइनस के इधर आके प्लस के हो गया। बोलो ठीक है? तो एक तो तरीका ये हो गया, कैसे निकाला हमने? इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल किया। ठीक है ना? ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल है। बोलिए सही है? अब देखो, अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? चलो ये वाला वेक्टर दोनों बराबर कर देते हैं। ये दोनों वेक्टर भी तो बराबर होगा। कौन कौन सा? बीसी वेक्टर और एबी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? बीसी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर। इससे करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम आंसर आना चाहिए अगर वर्किंग सही हम कर रहे हैं तो डीसी वेक्टर क्या हो गया? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर माइनस आई कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, के कैप माइनस जे कैप। बोलो सही है? तो यहां से आर चाहिए, क्या करोगे? माइनस आई को इधर भेज दो, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस आई इधर आके क्या हो गया? प्लस आई, माइनस जे पहले से था और प्लस के पहले से था, हो गया। बोलो सेम चीज आई दोनों, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चाहे इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करो, चाहे इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करो, दोनों जगह से हमें सेम रिजल्ट आया। वेक्टर आर की वैल्यू क्या आई? सेम आई। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई माइनस जे प्लस के, कैप तीनों जगह है ना, तीनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हो गया ये। एक तरीका और है, देख पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं ना हम लोग। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब
जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट दोनों ही डायगोनल्स का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो चाहे डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालो, चाहे डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकालो, बात हम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट की कर रहे होंगे क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। तो चाहे AC पर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट निकालो, चाहे BD पर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट निकालो, बात एक पर्टिकुलर ही पॉइंट की कर रहे हो, एक ही पॉइंट की कर रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही जगह मिड पॉइंट निकालने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बिकॉज हम दोनों ही हालत में इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर दोनों डायगोनल्स का क्या हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है। बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। इसलिए AC का मिड पॉइंट अगर निकालते हैं, AC का मिड पॉइंट, तो 1:1 का रेशियो लगा दो, कितना, R वेक्टर प्लस J कैप बाई 2, R वेक्टर प्लस J कैप बाई 2, सही है, इज इक्वल टू ये AC का मिड पॉइंट, और यही मिड पॉइंट किसका भी होगा, BD का। तो BD के मिड पॉइंट पर पाने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा, बस पोजीशन वेक्टर बदलेंगे। तो I कैप प्लस K कैप बाई 2, बोलो सही है ना, 2 से 2 कैंसिल, R वेक्टर चाहिए, J कैप को इधर भेज दो, R वेक्टर चाहिए, J कैप को इधर भेजो, तो क्या बनेगा, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। देखो यही चीज आ रही, तो तीनों तरीके से आंसर क्या है, सेम है, ठीक है ना। चाहे कोई भी दो ऑपोजिट वेक्टर्स ले लिया हमने तब भी यही पाया, दोनों जगह से देखो सेम आ रहा है, या हमने डायगोनल को बाइसेक्ट करने वाली बात लगाई तो यहां से भी R क्या आएगा, सेम आएगा ना। J कैप को इधर भेजोगे तो I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। बोलो सही है, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट E है ना, ये लिखा है हमने शॉर्ट में, E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ, अगर OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स OE वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है, मतलब अगर OA वेक्टर, ये चारों क्वांटिटीज का सम अगर लैम्डा टाइम्स OE वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर लैम्डा। ठीक है, मेन कंसर्न हमारा लैम्डा निकालना नहीं है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कैसे लिखते हैं इस पर मेनली काम करें। क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, उसके बाद सिंपल सा है। मेन चीज है कि हाउ टू सेलेक्ट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ से निकलेगा, है ना, कि पैरेललोग्राम वाली जो बात है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इस वाली बात से हम लोग चौथा वर्टेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मान ले ABCD है ना पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियसली ABCD है तो ऑर्डर में ही होगा चारों वर्टेक्स, क्योंकि नाम ही ABCD है। तो हमने मान लो यहाँ से A रखा, फिर एक ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर तो तुम्हारा मन करे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लेना, हमने एंटी क्लॉकवाइज ले रहे ABCD। ठीक है, अब हमारे पास पैरेललोग्राम के लिए राइट कितने वर्टेक्स मानने का है, सिर्फ 3 वर्टेक्स को मानने का राइट है, चौथा तो उन्हीं 3 की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम A को A मान लेते हैं, A का पोजीशन वेक्टर A है स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, कोई भी 3 मान लो जो तुम्हारा मन करे, जरूरी नहीं कि A B जो हम मान रहे हैं वही 3 तुम्हें भी मानना है। तुम खुद से कोशिश जब करोगे तो तुम किसी दूसरे 3 वर्टिसेस को मान लेना और बचे हुए चौथे को निकाल लेना। तो मान लो हमने A को माना, B को माना और D को माना, कितना, पोजीशन वेक्टर D। इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने एज्यूम किया, क्योंकि पैरेललोग्राम तो दिया नहीं है, खाली बोल दिया पैरेललोग्राम में। तो वेक्टोरियली आगे बढ़ने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर्स तो मानने पड़ेंगे ना, या दिया रहता तो बहुत अच्छी बात थी, पर दिया है नहीं। तो ये हो गया A, ये पोजीशन वेक्टर B, ये पोजीशन वेक्टर D। बस अब 3 ही मान सकते थे, कोई भी ये नहीं मान सकते हो। अब ये तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा बताओ, फिर से अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तुम्हारी जैसे इच्छा है तुम वो यूज करो। मान लो दिस इज पोजीशन वेक्टर R, मान लेते हैं, अभी हटा देंगे वेक्टर R, थोड़ी देर के लिए इसको वेक्टर R मान लिया, C का पोजीशन वेक्टर। अब किसी भी 2 ऑपोजिट
वेक्टर्स को, दो अपोजिट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स को क्या कर दो, इक्वल। तो मान लो अगर हम ये और ये इक्वल कर देते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, वो हेड ऑफ द एरो माइनस टेल, तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए ये होगा, ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर यहां से कितना आया, माइनस बी को उधर भेज दे, तो कितना बनेगा, बी प्लस डी माइनस ए होगा ना, बोलो सही है। तो वेक्टर आर बराबर कितना हो गया, बी प्लस डी माइनस ए, यानी बचे हुए इस वर्टेक्स का जिसकी जगह हमने पोजीशन वेक्टर आर माना था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, बी प्लस डी माइनस ए आएगा। अब इसको हटा देते हैं, तो बी प्लस डी माइनस ए, बी प्लस डी माइनस ए, बोलो सही है ना यहां तक, बस हो गया, चारों वर्टेक्स आ गए। अब तुम सारी बातें चेक करना चाहो, देख लो, ये वाला वेक्टर निकाल के देखोगे, इस वेक्टर के बराबर आएगा, देखो ये वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, यानी बी माइनस ए। ये वाला वेक्टर निकाल के देखो, इसमें से ये माइनस करोगे, सी के में से डी का माइनस कर दोगे, सी पोजीशन वेक्टर में से डी पोजीशन वेक्टर, तो बी प्लस डी माइनस ए माइनस डी, तो डी डी कट जाएगा, कितना, बी माइनस ए, यहां से भी कितना है, बी माइनस ए। तुम चाहो तो मिड पॉइंट भी निकाल के दोनों जगह से देख सकते हो, है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट भी निकाल के हम देख सकते हैं। ये मिड पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से मिड पॉइंट कहाँ पे, ई है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल का कहाँ पे, ई है, तो ई यहां से कितना आएगा, डी प्लस बी बाई टू, सेक्शन फॉर्मूला 1:1, ये दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी ना, तो बी प्लस डी बाई टू। सिमिलरली ई ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, तो सी का पोजीशन वेक्टर प्लस ए का पोजीशन वेक्टर बाई टू, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा, बी प्लस डी बाई टू। तो हर ई का पोजीशन वेक्टर भी दोनों डायगोनल से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हर पेयर, एक पेयर तो हमने पैरेलल, एक पेयर तो हमने इक्वल यूज किया ही था, इक्वल वेक्टर्स, उससे मिला हुआ दूसरा वेक्टर भी क्या आया, अपोजिट वाला इक्वल आया। डायगोनल्स के मिड पॉइंट भी दोनों जगह से क्या है, दोनों डायगोनल से क्या है, सेम है। तो ये हो गया फाइनली हमारा पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। तीन तुम मानोगे, चौथे तीन की हेल्प से निकालोगे, चौथा जो वर्टेक्स होगा वो तीन की हेल्प से निकालोगे, वैसा ही हमने किया। क्वाड्रिलेटरल होगा तो चारों मानेंगे, बट पैरेललोग्राम में तीन, फोर्थ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री, अदर थ्री। अब बाकी अब काम करते हैं। एलएचएस देखो कितना, क्वेश्चन के हिसाब से एलएचएस है ओए वेक्टर, यानी ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है, तो ए वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर, सी का प्लस डी का, सब जोड़ देने, तो ए का तो ए है ही, बी का कितना, बी वेक्टर, सी का कितना, बी प्लस डी माइनस ए, बी प्लस डी माइनस ए, बोलो ठीक है ना, ये सी का हो गया, और डी का कितना, प्लस डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओई वेक्टर। ओई वेक्टर का मतलब ई का पोजीशन वेक्टर, ई कितना है, किसी से भी निकाल लो, दोनों में से किसी भी डायगोनल से निकाल लो मिड पॉइंट, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना, इसलिए ई क्या होगा, डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। तो उसका पोजीशन वेक्टर पाने के लिए किसी भी डायगोनल पे क्या यूज कर दो, सेक्शन फॉर्मूला 1:1। तो सपोज ये वाला यूज करते हैं, बी डी पे निकाल देते हैं, तो बी प्लस डी बाई टू, तो लैम्डा टाइम्स बी प्लस डी बाई टू, बोलो ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, ए और माइनस ए तो कट गया, कितना बचा, 2 टाइम्स बी प्लस डी, तो 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 टाइम्स बी प्लस डी, सही है ना। इधर का जो एलएचएस था वो सिंप्लीफाई होके ये बना, और आरएचएस का बाई 2 हमने लैम्डा के साथ ले लिया, तो लैम्डा बाई 2 टाइम्स बी प्लस डी। अब ये दोनों क्या है, बराबर है ना, बीच में इक्वालिटी है, तो इसका मतलब स्केलर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो लैम्डा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 2, यानी लैम्डा बराबर 4, क्योंकि बाकी पार्ट तो इक्वल हो ही चुका है, बी प्लस डी इसमें भी है, बी प्लस डी इसमें भी है, इट मीन्स लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2, यानी लैम्डा बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर कितना होगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो मेन पर्पस था वो हमारा सिर्फ इतना था कि तीन पैरेललोग्राम के वर्टिसेस पे काम कैसे करते हैं, कि 3 वर्टेक्स मान लेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट द 4th वर्टेक्स, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा था। लैम्डा तक जाना इज नॉट द मेन कंसर्न फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी
एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। हमें वेक्टोरियल प्रूफ ये करना है कि प्रूफ दैट BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स BC वेक्टर। ठीक है ना, ट्राइंगल ABC दिया है, साइड AB का मिड पॉइंट D है, साइड AC का मिड पॉइंट E है। प्रूफ करना है BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स BC वेक्टर, ये प्रूफ करना है। ट्राइंगल की बात हो रही है, कोशिश करो, क्या करोगे? ट्राइंगल दिया तो है नहीं, पोजीशन वेक्टर दिया तो है नहीं, मानना ही पड़ेगा हमें खुद से। तो क्या कितने वर्टेक्स मानेंगे? ट्राइंगल खाली बोला है, क्या 2 मानने से हो जाएगा क्या? नहीं ना, तीनों मानने पड़ेंगे, हमें तीनों वर्टिसेस मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों वर्टिसेस मान लिया जाए। ट्राइंगल पहले मान लो, बाकी काम तो मिड पॉइंट तो ट्राइंगल की वर्टिसेस की हेल्प से ही निकलेगा। तो मान लेते हैं कि A का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल b, और C का पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल c। हो गया, ये तीनों पोजीशन वेक्टर हमने मान ली A B C के। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे बोल रहा, आगे बढ़ते जाओ। D मिड पॉइंट है किसका? AB का। लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है D, तो D का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा? A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर बाई 2। तो D का पोजीशन वेक्टर A और B के मिड पॉइंट से, इन दोनों से आएगा। तो कितना होगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2 ना। सेक्शन फॉर्मूला पढ़े ही हम लोग, मिड पॉइंट निकालना जानते हैं। ये होगा D का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली E का मिड पॉइंट होगा किसका? AC का। तो E कैसे मिलेगा? AC का मिड पॉइंट, यानी A यूज करोगे और C यूज करोगे। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2, वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2। बोलो सही है ना? हमें ऑल द 5 पॉइंट्स के क्या मिल गए? पोजीशन वेक्टर। 3 माने थे, मानना ही पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं। तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो ट्राइंगल तो हमें पूरी तरह वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स चाहिए ना। ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स हमने मान लिए और D और E निकाल लिए। अब बस यहाँ पे पुट अप कर दो, LHS कैलकुलेट कर लो, RHS कैलकुलेट कर लो। तो BE LHS की बात करें अगर, तो BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर, बताओ तो कितना होगा? BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर। तो B वेक्टर का मतलब वो E का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। E का पोजीशन वेक्टर ये रहा, A प्लस C बाई 2। तो A प्लस C बाई 2, E का हो गया माइनस B का कितना है? वेक्टर B है। ठीक है, ये हो गया प्लस DC वेक्टर, यानी C का पोजीशन वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर। C का कितना है? इसमें प्लस B बाई 2, तो माइनस करना होगा A प्लस B बाई 2। बोलो सही है? अब देखो तो कुछ कटपिट रहा है क्या? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से वेक्टर A कितना आएगा? हाफ टाइम्स आएगा ना वेक्टर A। अलग कर देंगे जब, बाई 2 A को भी दे दो, बाई 2 C को भी दे दो। तो हाफ टाइम्स वेक्टर A यहाँ पे प्लस के साथ और हाफ टाइम्स वेक्टर A यहाँ पे माइनस के साथ। तो वेक्टर A बाई 2 वेक्टर A बाई 2 कट जाएगा। B की बात करते हैं, B। तो B कितना होगा? यहां से -1 है और यहां से अलग करने पर -½ होगा ना, सेपरेट करोगे तो -½ होगा। तो -1 और -½ B, यानी कितना? -3/2 B। बोलो B इतना आएगा, -3/2 आएगा। C की बात करते हैं, C यहां से कितना है? 1 है और यहां से C कितना है? अलग करोगे तो C/2 होगा, यानी हाफ टाइम C यहाँ पे और प्लस 1 टाइम C यहाँ पे। तो हाफ और 1 कितना? 3/2, यानी 3/2 टाइम्स C ना, 3/2 टाइम्स C। इसका मतलब 3/2 वेक्टर C माइनस वेक्टर B। वेक्टर C माइनस वेक्टर B का मतलब देखो, वेक्टर C किसका पोजीशन वेक्टर है? C का। वेक्टर B किसका पोजीशन वेक्टर है? B का। तो C माइनस B क्या बताएगा? BC वेक्टर बताएगा या नहीं बताएगा? क्योंकि BC वेक्टर को क्या लिखेंगे? C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। C का पोजीशन वेक्टर कितना है? वेक्टर C है। B का पोजीशन वेक्टर कितना है? वेक्टर B है। तो इसकी जगह कितना आएगा? BC वेक्टर की जगह वेक्टर C माइनस वेक्टर B, यही तो है ये। इसलिए इसको क्या लिखोगे? BC वेक्टर लिखोगे। और 3/2 टाइम्स था, इसलिए कितना आ गया? 3/2 टाइम्स BC वेक्टर। और यही तो RHS है। तो LHS ही है, RHS आ गया, इजिली आ गया। इसलिए हमने LHS से शुरुआत तो की थी, बट ऑलरेडी आ ही गया। RHS के बराबर जल्द तुरंत दिख गया। ज्यादा लगता कैलकुलेशन ज्यादा है तो ठीक है, LHS भी कर लेते, थोड़ा सा RHS भी कर लेते, करते ही हो तुम लोग, है ना। तो LHS भी कर लेते, RHS भी कर लेते, फिर देख लेते दोनों हाँ बराबर आ रहा है, इसलिए हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बट यहाँ तो सीधे सीधे हो गया, LHS से ही हम पूरी तरह कहाँ पहुंच गए? RHS पे।
इसलिए प्रूफ हो गया। बोलो ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, वेक्टर्स के थ्रू प्रूफ करना है। प्रूफ दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम is parallel to parallel sides and half of their sum। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है कि एक जो ट्रेपेजियम है उस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी that will be parallel to these two parallel lines, है ना, पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगी और ये लेंथ हाफ होगी ये लेंथ और ये लेंथ के सम की क्या होगी, हाफ होगी, है ना। ठीक है ना, हम तो अगर मान लो क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लिखा इसलिए उन्होंने पूरा लिख दिया है ना कि प्रूव दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, तो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल साइड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल साइड्स की साइड लेंथ के सम की आधी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है, ABCD, और मिड पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो दिस इज E मिड पॉइंट एंड दिस इज F। अब देखो ट्रेपेजियम कह रहा है तो ट्रेपेजियम मानने तक का राइट हमको है, हमें मिड पॉइंट को नहीं मानना है, मिड पॉइंट तो सेक्शन फॉर्मूला से मिलेगा। अब ट्रेपेजियम में भी दो साइड्स को हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स की क्या करनी है, हमें पैरेलल बनानी है ना, तो पैरेलल बनानी है तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम मान तो लेते हैं अभी पूरा का पूरा चारों वर्टेक्स मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज स्मॉल ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी मान लेते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी मान लेते हैं, और डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी मान लेते हैं। जहां पे हमको पता है, क्या पता है कि ए बी और डी सी ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर्स होंगे। बोलो मालूम है ना कि ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ना। ए बी की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी, तो दोनों ही वेक्टर पैरेलल तो ही दिख ही रहे, पैरेलल साइड्स की बात हो रही है, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम इन पे वेक्टर सेम डायरेक्शन का बोल रहे हैं तो क्या बोला जाए कि वेक्टर दे आर, जो ए बी के अलॉन्ग वेक्टर होगा और जो डी सी के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा, ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अच्छा ये बताओ, क्या ये बोल सकते हैं ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर कोलिनियर होगा? कैन वी से कि ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर कोलिनियर होगा? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोला जा सकता है। कारण ये क्योंकि ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसलिए कोलिनियर होंगे। ठीक है ना, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक स्केलर रिलेशन भी होगा कि ए बी वेक्टर बराबर सम लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर, होगा या नहीं होगा? ए बी वेक्टर बराबर होगा कुछ लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर के। अभी बाद में बात करते हैं, चलो। खैर, हमने वर्टिसेस मान लिए चारों, मिड पॉइंट निकालो तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ई मिड पॉइंट है ए डी का, तो ए प्लस डी बाई टू, तो ए प्लस डी बाई टू। बोलो ठीक है। एफ का लिखो तो एफ का क्या लिखोगे, बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू। बोलो सही है, कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ करना है कि ई एफ वेक्टर, हमें प्रूफ करना था कि ई एफ इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डीसी एंड लाइन सेगमेंट ए बी। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ई एफ वेक्टर इज पैरेलल टू डीसी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, तो प्रूफ नहीं हो गया कि ई एफ और ई एफ जो है वो इन दोनों साइड्स के पैरेलल होगा। अगर हम उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स को प्रूफ कर दें पैरेलल है, तो प्रूफ हो गया कि उनके करस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ई एफ वेक्टर निकालते हैं ना, ई एफ वेक्टर निकाला जाए। ई एफ वेक्टर बताओ तो क्या आएगा, ई एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर, तो बी प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस डी बाई टू, तो बी प्लस सी बाई टू
माइनस ए प्लस डी बाई 2। बोलो यार सही है ना। अब बताओ यहां पर ये चीज ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर कितना होगा, बी माइनस ए होगा, और डीसी वेक्टर कितना होगा, डीसी वेक्टर विल बी सी माइनस डी। सही है ना। ए बी वेक्टर का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, डीसी वेक्टर मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी वेक्टर, ये होगा। और हम जानते हैं कि ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर सेम डायरेक्शन के क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, है ना। ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर सेम डायरेक्शन के क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स कितना, डीसी वेक्टर। बोलो सही है। और लैम्डा का साइन बताना तो जरा, लैम्डा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वेक्टर ए बी और वेक्टर डीसी का साइन सॉरी डायरेक्शन क्या है, सेम है या ऑपोजिट। वेक्टर ए बी जिस डायरेक्शन में है वेक्टर डीसी भी उसी डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर डीसी का साइन सॉरी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता, पैरेलल है और होते, पर अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो लैम्डा क्या होता, नेगेटिव होता। बट वेक्टर ए बी हमने जो दो वेक्टर्स बनाए हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर डीसी, वो दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर है। ए बी ए से बी लेफ्ट टू राइट जा रहा है और डीसी भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए लैम्डा विल बी पॉजिटिव। बोलो सही है। अब देखो यहां पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगाते हैं थोड़ा, बी और ए को एक साथ कर लो, बी और ए को, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस कितना, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। बोलो ठीक है, सही है ना। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। हमें ई एफ वेक्टर चाहिए था, हमने ई एफ वेक्टर लिख लिया, एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर, और ई और एफ हमने ट्रेपेजियम को एबीसीडी मानकर निकाल रखा था। तो एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद जरूरत आई हमें इन वेक्टर्स को यूज करने की, ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर को। तो यहां से हमने बी माइनस ए अलग कर दिया, सी माइनस डी अलग कर दिया। अब ये बी ए वेक्टर कितना हो गया, सॉरी बी माइनस ए का मतलब देखो बी माइनस ए कितना है, ए बी वेक्टर है, तो ये ए बी वेक्टर हो गया, और सी माइनस डी कितना हो गया, डीसी वेक्टर हो गया। बोलो यार सही है ना। तो अब देखो ई एफ वेक्टर बराबर हमें कितना मिला, ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर। कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ तो, समझ पा रहे हो ना। ई एफ वेक्टर हमने क्या लिखा है, ई एफ वेक्टर हो गया हाफ टाइम्स बी माइनस ए एक साथ ग्रुप किया, क्योंकि ए और बी मिलकर ए बी वेक्टर बना रहे थे और सी और डी मिलकर डीसी वेक्टर बना रहे थे, इसलिए ए और बी को एक साथ किया, सी और डी को एक साथ किया। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कितना हो गया, ए बी वेक्टर, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी कितना हो गया, डीसी वेक्टर। तो वेक्टर ई एफ बराबर ये होगा कि नहीं होगा। अब ये इस रिलेशन को देखो, वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स डीसी वेक्टर लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स डीसी वेक्टर। तो हाफ टाइम्स वेक्टर ए बी की जगह कितना, लैम्डा टाइम्स डीसी वेक्टर लिखोगे, तो लैम्डा डीसी वेक्टर यहाँ पे आएगा और डीसी वेक्टर यहाँ पे, डीसी वेक्टर बाहर कर लेते हैं, तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स डीसी वेक्टर होगा या नहीं होगा, बताओ। बोलो सही है। तो ई एफ वेक्टर बराबर, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया लैम्डा टाइम्स डीसी वेक्टर, इस कंडीशन की वजह से। ये लैम्डा है ना, एक्स नहीं है, दिस इज लैम्डा टाइम्स डीसी वेक्टर। तो लैम्डा डीसी प्लस डीसी, तो डीसी कॉमन हो गया, स्केलर क्या बच गया, लैम्डा प्लस 1। अब देखो ये पूरा का पूरा स्केलर हुआ कि नहीं हुआ, लैम्डा कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, और कैसा, एक रियल नंबर होगा ना, पॉजिटिव रियल नंबर, तो लैम्डा प्लस 1 भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर बाई 2। तो क्या होगा, एक ये भी तो एक पॉजिटिव रियल ही होगा। तो ई एफ वेक्टर बराबर आ रहा है सम स्केलर टाइम्स डीसी वेक्टर। इसका मतलब ई एफ वेक्टर एंड डीसी वेक्टर आर कोलिनियर। इसका मतलब ई एफ वेक्टर एंड डीसी वेक्टर आर कोलिनियर, यानी ई एफ वेक्टर ये हो गया और डीसी वेक्टर ये हो गया। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब ई एफ वेक्टर और डीसी वेक्टर क्या है, पैरेलल है ना, क्योंकि यहां तो फोटो में दिख रहा है, यहां इस इतने रिजल्ट से तो सिर्फ यही दिख रहा है कि कोलिनियर है,
बट फिगर क्या बता रहा है? फिगर तो बता ही रहा है ना कि ये दोनों लाइन तो अलग अलग है, इसलिए कोलिनियरिटी यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकती है, लाइंस अवे फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ आर पैरेलल। क्योंकि दिख रहा है ये EF और DC, अगर ट्रेपेजियम बन रहा है तो EF और DC कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट से प्रूफ हुआ कोलिनियर वेक्टर है कौन कौन, EF वेक्टर और DC वेक्टर। और फिगर देख के समझ में आ रहा है EF वेक्टर एक अलग जगह पे होगा और DC वेक्टर एक अलग जगह पे होगा, ये दोनों वेक्टर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि EF लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू DC लाइन सेगमेंट, हेंस पैरेलल टू AB लाइन सेगमेंट, बिकॉज DC लाइन सेगमेंट एंड AB लाइन सेगमेंट आर आल्सो म्यूचुअली पैरेलल, इसलिए EF दोनों के पैरेलल हो गया। सही है, तो ये वाला बात तो हो गया, इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। अब बची बात कौन सी, हाफ ऑफ देयर सम, बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हमको, इसको आगे बढ़ाना है। तो अब EF की लेंथ चाहिए ना, EF वेक्टर की क्या करनी है, लंबाई निकालनी होगी ना, लेंथ की बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ देयर सम। ठीक है, तो किसी वेक्टर की लंबाई कैसे मिलती है, जब उस वेक्टर का क्या ले लेते हैं, मॉड, ये तो हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े। किसी भी वेक्टर का मॉड ले लो तो वेक्टर की लंबाई आ जाती है, तो हमें EF वेक्टर का मॉड चाहिए ना, हमें EF वेक्टर की लंबाई चाहिए, तो क्या करेंगे, EF वेक्टर का मॉड ले लेंगे। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट है EF वेक्टर बराबर इतना। नाउ टेकिंग मॉड बोथ साइड, तो दोनों साइड जब मॉड लोगे तो यहां आप लिखिएगा EF वेक्टर का मॉड क्या बन जाएगा, लाइन EF लंबाई हो जाएगी, लाइन सेगमेंट EF बराबर कितना, इस पूरे का मॉड में ये नंबर अभी हमने बोला था ना कैसा है, हाफ इंटू लैम्डा प्लस 1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि यहीं पे बात कर लिए थे। दोनों वेक्टर्स किस डायरेक्शन में थे, AB और DC सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए लैम्डा क्या था, पॉजिटिव था। तो ये टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसको तो बाहर निकाल लो, तो हाफ टाइम्स लैम्डा प्लस 1, और DC वेक्टर का मॉड कितना होगा, DC होगा, लेंथ लाइन सेगमेंट कितनी, DC, तो ये मल्टीप्लाई है ना, हाफ इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू DC। तो EF की लेंथ बराबर होगा हाफ टाइम्स लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई DC की लेंथ। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है यहां पे, इसको ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लैम्डा DC, लैम्डा इंटू DC प्लस DC, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो सही है। इस ब्रैकेट को खोल दिए, DC को अंदर ले गए, तो लैम्डा इंटू लाइन सेगमेंट DC प्लस DC, बोलो ठीक है, DC तो लंबाई है ना, तो लैम्डा इंटू लंबाई लिख सकते हैं, बिल्कुल, दोनों स्केलर है, लैम्डा भी स्केलर है, DC भी स्केलर है। DC लाइन सेगमेंट मिलाने वाली D और C को क्या है, उसकी लेंथ क्या होगी ये बता रहा है, और 1 इंटू DC क्या है, ये भी DC की लेंथ है, तो ये DC हो गया सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो इसके बाद इज इक्वल टू, इसको AB लिख सकते हो, इस रिलेशन को देखो, इसको AB वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स DC वेक्टर, ये तो है AB वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स DC वेक्टर। हमें लैम्डा DC चाहिए, DC के ऊपर से वेक्टर हटाना है, दोनों साइड मॉड ले लो, तो AB वेक्टर का मॉड क्या बन जाएगा, AB लाइन सेगमेंट AB बराबर इसका मॉड क्या बन जाएगा, लैम्डा तो पॉजिटिव था, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, और DC वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, DC। तो RHS क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स लाइन सेगमेंट DC की लंबाई बराबर लाइन सेगमेंट AB की लंबाई। तो ये चीज क्या बन जाएगी, AB, तो इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लैम्डा DC की जगह AB और प्लस DC, बोलो सही है। तो यहां पे हमें यही तो प्रूफ करना था, एंड हाफ ऑफ देयर सम, तो AB लाइन सेगमेंट AB प्लस लाइन सेगमेंट DC, उन दोनों के सम का क्या हो गया, हाफ हो गया, प्रूफ हो गया ये। सही है ना, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, इसको अच्छे से खुद से एक बार करने की कोशिश करना, पहले सॉल्यूशन समझ जाओ और फिर एक बार खुद से ट्राई जरूर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल शेयर करोगे। लिखिए अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो प्रूफ हमें करना है, हम लोगों ने बचपन से इस थ्योरम को पढ़ रखा है ना, कि एक ट्रायंगल है ABC, और किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा, है ना। ये हमें प्रूफ करना है, बचपन से जानते ही हैं ये वाली बात। उसी चीज को अब हम लोग वेक्टोरियल तरीके से प्रूफ करना है, पिछले क्वेश्चन से इजी है ये वाला। तो ट्रायंगल ABC एक दिया हुआ है,
जिसमें ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। ई और एफ को मिला दिया। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड लेंथ ऑफ ई एफ इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल गिवन है, मिड पॉइंट तो अकॉर्डिंगली निकलेगा। तो बट पोजीशन वेक्टर तो बताया नहीं है, तो मानना पड़ेगा हमको, है ना, पोजीशन वेक्टर। अब यहां से हम थोड़ा एक काम और करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आदत हम लोग की सभी की धीरे धीरे बननी चाहिए कि जब हमें प्रूफ करना है, तो हमने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब हमें पॉइंट्स एज्यूम करने ही होते हैं तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग एक पॉइंट को कहाँ पे ले लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं। किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजियर हो और हम प्रूफ जल्दी से कर लें। ठीक है, अदरवाइज मैनिपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इनफैक्ट जेई ने भी ऐसे क्वेश्चन जब पूछे हैं तो कई बार इन्होंने एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे ही दे के क्वेश्चन पूछा है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। आने वाले क्वेश्चंस में अभी और करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्या है, ओरिजिन पर रखे हुए हैं, सो दैट कैलकुलेशन बिकम सिंपलर। तो मान लो हम, तुम्हारी इच्छा करे तुम किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन पे मान लेना। हम ए को ओरिजिन पे मान लो लेते हैं। ए को रख लिया हमने कहाँ पे, ए इज कोइंसाइडिंग विद ओरिजिन, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है, ए को हमने ओरिजिन पे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी। तो ई और एफ निकाल सकते हैं कि नहीं? ई मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का, तो ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर बाई 2। ए का पोजीशन वेक्टर नल है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो नल प्लस बी बाई 2 यानी वेक्टर बी बाई 2। बोलो सही है ना? ई का पोजीशन वेक्टर होगा। एफ का कैसे मिलेगा? एफ का पोजीशन वेक्टर होगा ए का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर बाई 2, क्योंकि एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो नल वेक्टर प्लस सी बाई 2, तो नल प्लस सी तो सी हो गया बाई 2। ये ई एफ, ये एफ का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ई एफ वेक्टर पैरेलल है बीसी वेक्टर के। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, बीसी वेक्टर निकालते हैं। बीसी वेक्टर कितना आएगा? बीसी वेक्टर आएगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और ई एफ वेक्टर निकालते हैं। तो ई एफ वेक्टर क्या आएगा? एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर ना, तो एफ का पोजीशन वेक्टर सी बाई 2, ई का पोजीशन वेक्टर बी बाई 2, तो सी बाई 2 माइनस बी बाई 2। इसमें से देखो बाई 2 तो कॉमन है, हाफ बाहर निकाल लो, तो हाफ टाइम्स वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। देखो कितना आसान सा हो गया। और सी माइनस बी वेक्टर क्या है? बीसी वेक्टर है ना, तो हम ये लिख सकते हैं ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सी माइनस बी। सी माइनस बी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है? बीसी वेक्टर है। देखो तो ई एफ वेक्टर आ गया सम स्केलर टाइम बीसी वेक्टर, यानी ई एफ वेक्टर और बीसी वेक्टर कैसे वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर है, यानी पैरेलल वेक्टर है। तो ई एफ वेक्टर और बीसी वेक्टर यहाँ से क्या मिल रहा है? पैरेलल। इसका मतलब ई एफ और बीसी लाइन सेगमेंट आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो इससे वेक्टर कोलिनियर हो गए, मतलब वेक्टर्स आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और यहाँ तो दिख ही रहा है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ई एफ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू बीसी साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब रही बात क्या, और क्या बोला था कि लेंथ ऑफ ई एफ इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीसी। इसी में मॉड ले लो पूरे का। तो ई एफ वेक्टर का मॉड है ना, यहां से कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू हाफ, तो पॉजिटिव है, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बीसी वेक्टर। ठीक है ना, टेकिंग मॉड्यूलस पूरे का। दिस इंप्लाइज कितना? ई एफ वेक्टर का मॉड, ई एफ वेक्टर का मॉड कितना होगा? लाइन सेगमेंट ई एफ हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, तो ई एफ की लंबाई ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ आ गया, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बीसी वेक्टर का मॉड क्या होगा? लाइन सेगमेंट बीसी हो जाएगी। इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा? लाइन सेगमेंट बीसी। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ई एफ इज हाफ टाइम्स बीसी, यानी लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है ना, यहां से कोलिनियरिटी प्रूफ होके पैरेलल मिल गया था, और यहां से हाफ ऑफ थर्ड साइड भी प्रूफ हो गया। दोनों बातें प्रूफ हो गई ना, समझ गए? तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं, उन 2 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके
फिर अगले दूसरे सब टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड बातचीत लगभग हो चुकी होगी, बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग को आगे भी मिलते ही रहेंगे ना बीच बीच में। तो एज अ होल कहा जाए तो सेक्शन फॉर्मूले पे बातचीत हम लोगों ने कर ली है। अब फिर 2 क्वेश्चन और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और फिर सेक्शन फॉर्मूले के आगे के जो दूसरे सब टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।